दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस। ये क्लास 10th की साइंस है। आप लोग चैप्टर देख सकते हैं। ये हमारे पहले 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं। आप लोग चैप्टर देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं। 2 4 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के हैं। ये क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक है। और उसके बाद फिर फिजिक्स के हमारे 2 4 और एक 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं। और ये 2 चैप्टर हमारे एनवायरनमेंट के हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और ये पूरे के पूरे जो हमारे 16 चैप्टर हैं ये हम लोग 16 दिनों में ख़त्म कर रहे होंगे। आप लोग कह रहे थे ना कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और इतनी मोटी बुक्स में हम क्या इंपॉर्टेंट खोजें, किस तरीके से खोजें, तो आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ना ही आपको कोई नोट्स बनाने होंगे, ना ही आपको कोई किताब खरीदनी होगी। तो देखिए, आप लोगों को एकदम शुरुआत से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस पर फोकस करना है। तो पहले चैप्टर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर में शुरुआत वाला जो पहला पेज है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को पहले पेज पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इस पे बात करेंगे ही नहीं, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा दिया है कि एक रासायनिक प्रक्रिया हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है? तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो इतना हमको पढ़ना था इस पेज में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो समीकरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में यह परिवर्तित हो गया। तो ये जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो हमारा मिलकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा, अभिकारक कौन सा होता है, उत्पाद कौन सा होता है। मतलब जो चीज़ें मिलकर मिल रही हैं वो है अभिकारक, और जो बन रहा है वो है हमारा उत्पाद। तो ये इतना पढ़ना है केवल इस पेज में। उसके बाद ये अगला पेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये जो हमारा सूत्र था Mg+O2 तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो हमने पिछले आपको बताया था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी कोई रासायनिक समीकरण होता है या रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब जितना द्रव्यमान पहले होगा लास्ट में भी उतना ही द्रव्यमान रहता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा एग्जाम के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी इक्वेशन है Zn+H2SO4। तो हमारा जो उत्पाद बना वो क्या? ZnSO4+H2। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ये फार्मूले हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। इतनी ही तेज़ी आपको फिनिश करना है। सोचिए जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो कितना तेज़ी से हो जाएगा। ये जो फार्मूले लिखे होते हैं आपको फार्मूलों के नाम पढ़ लेने केवल। H2O क्या होता है, Fe क्या होता है, Fe3O4 क्या होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पेज में हम लोग चलते हैं। ये पेज यहाँ से शुरू है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सारा का सारा छोड़ देना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये इसलिए इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। देखिए अगले पेज पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर से यहाँ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा छोड़ देना है। उसके बाद हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। उसके बाद कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है CO हमारी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड +2H2SO, हाइड्रोजन भी हमारी गैस है। और उसके बाद आप लोग एरो की बात देख सकते हैं CH3OH। और आप लोगों को इसके जो रासायनिक नाम है वो जरूर याद रखने हैं। रासायनिक नाम अगर नहीं याद किए तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ भी देता है। तो आप लोग इसका नाम जरूर कमेंट करना। अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि उत्प्रेरक को कहाँ पर लिखा जाता है, आप क्या कहेंगे? एरो के ऊपर या नीचे। ऐसे प्रश्न रेलवे पूछता है और बनाता भी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट समीकरण है हमारा 6CO2+12H2O, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल C6H12O6, ये हमारा उत्पाद बना 6O2 6H2O। और ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है ये भी आपको पढ़ लेना है। तो बस ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समीकरण एग्जाम में बैलेंस भी करवा देता है और ये भी पूछ देता है कि उत्पाद में ग्लूकोज
कितना बना, यह ऑक्सीजन के कितने अणु बने तो 6 बने, हाइड्रोजन के कितने बने तो 6 बने। ये चीज़ें पूछ देता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इस पेज में हमें कुछ भी नहीं करना, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, आप प्रकार भी याद कर लेना। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि ये दो पार्ट मिलकर केवल एक सिंगल बना रहे हैं। आप लोग याद रखना कि दो चीज़ें मिलकर एक उत्पाद बनाएंगी, तो ये क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। और वही यहाँ पे कहा गया है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो आप लोगों को ये फार्मूले याद रखने, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान रखना। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयले का दहन, मतलब C कार्बन हो गया प्लस O2, तो क्या हमारा क्या मिलकर बना, CO2, ये क्या है, गैस है हमारा। तो आप लोग ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद हम लोग आगे पेज पर चलते हैं। देखिए आगे पेज पर क्या है, जो दूसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो क्या बना हमारा 2H2 प्लस O2, तो बना 2H2O। तो ये भी हमारा कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो चीज़ें मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के बेस पे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 है हमारा, 2O2 है, CO2 बना और 2H2O बना। देखिए उत्पाद के साइड आपको ऊर्जा मिली, अगर उत्पाद के साइड ऊर्जा आ रही है, इसका मतलब यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद जो श्वसन, वो कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप लोग देख सकते हैं श्वसन भी ऊष्माक्षेपी, ये पूछ देता है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, जो समीकरण है हमारा, ये आप लोगों को पढ़ लेना है और याद कर लेना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो साग सब्जियों का जो खराब होना है वो क्या है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी अगली अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आप लोगों को इधर आप कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे आते हैं, वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, एक हमारा एकल उत्पाद है और ये टूटकर दो भागों में बन गया, तो ये हमारी कौन सी वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब आप लोगों को फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला और फेरस सल्फेट का फार्मूला याद रखना होगा। टूटकर क्या बना टोटल, वो भी याद रखना होगा। ये आपने समझ लिया। और इसकी जो थ्योरी है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है और यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो ये चीज़ें हो गई, ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद ये देखिए, एकल उत्पाद है, दो भागों में टूट गया, चूना पत्थर था हमारा CaCO3 और बन गया बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, लेड नाइट्रेट जो टूटा, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो एकल उत्पाद था, दो भागों में या तीन भागों में टूटकर हमारा क्या बनता है, ये वियोजन हो गया, मतलब टूट गया। तो ये हमारी कौन सी वियोजन अभिक्रिया होगी। बस इतना ही पढ़ना है, आपको कोई ज़्यादा सूत्र भी नहीं याद करने के, रासायनिक समीकरण याद करने हो। उसके बाद ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस पेज में आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से ही पूरा का पूरा टिक करके रखा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा AgCl है, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भी अभिक्रिया करता है, तो दो भागों में टूटता है, मतलब यहाँ पे भी वियोजन हुआ। उसके बाद AgBr, इसका भी सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हुआ, तो ये हमारा Ag और Br में टूट गया। तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसको याद रखना, जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषित, शोषित का मतलब शोषी और इसी से हो गया ऊष्मा शोषी, इससे आपको याद बना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगली अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की केवल हेडिंग है इस पेज में, ये कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे पेज में आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज में। ये हमारी एक अभिक्रिया है
प्लस USO4 और FeSO4 प्लस Cu, ये हमारे अपक्रिया है। अब पहले हम लोग इस अपक्रिया की जो विस्थापन अपक्रिया का थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। इस अपक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए Fe लिखा है, CuSO4 लिखा है। अब आगे जब आते हैं तो Fe आ गया और ये जो इसमें कॉपर सल्फेट था इसमें SO4 था वो Fe के साथ आ गया और जो कॉपर था वो हमारा अलग बचा रहा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया और विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अपक्रिया, मतलब आप लोगों ने देखा कि ये जो SO4 था Fe के साथ आ गया और Cu हमारा अलग हो गया, मतलब विस्थापन हो गया इसका। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। एक नीचे और एग्जाम्पल दिया है, ये भी आप एग्जाम्पल और इसके फार्मूला जो रासायनिक सूत्र है वो जरूर पढ़ लेना। उसके बाद जो अगली अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आपने अभी पढ़ी विस्थापन अपक्रिया, मतलब केवल एक ही चीज़ वहाँ पे विस्थापित हो रही थी। अब यहाँ पे क्या दो चीज़ें होंगी, द्विविस्थापन अपक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको समीकरण दिख रहा होगा Na2SO4 BaCl2। तो अब हमारा देखो Ba आ गया और ये जो इसका SO4 था Ba के साथ आ गया और ये जो Na है Na के साथ हमारा क्या आ गया, इसका Cl2 आ गया, मतलब दो बार इसका विस्थापन हो गया, दो विस्थापन हुए, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ तरीका बताया था समझने का। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए बेरियम में 2+ थे तथा SO4 में 2- की अपक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारी अगली विधि वो है उपचयन एवं अपचयन। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। तो उपचयन एवं अपचयन क्या होता है कि अगर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। अब पहले हम लोग समीकरण देख लेते हैं। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारा हाइड्रोजन है। अब कॉपर ऑक्साइड से आपने देखा ऑक्सीजन हट गया, केवल कॉपर बचा, तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, अपचयन। अब देखिए H2O था, H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हमारी कौन सी हो गई, उपचयन। यही यहाँ पे कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन हट रहा हो, ऑक्सीजन जा रहा हो, तो अपचयन हो गई। वहीं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो कौन सी अपक्रिया, उपचयन हो गई। तो आपको ऑक्सीकरण और उपचयन, तो आपको उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसको हम लोग उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एक नीचे हमारा एग्जाम्पल है रेडॉक्स अपक्रिया का। देखिए ZnO+C, तो हमारा क्या हो गया Zn+CO। और एक और हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए कार्बन अपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्बन से क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा। जब कार्बन से, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसलिए यह उपचयित हुआ। तो पहला अपक्रिया कौन सी हो गई, उपचयित हो गई, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। दूसरा ZnO से ऑक्सीजन हट गया, मतलब बचा कितना, Zn। और ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपचयित। पहले ही ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो तो अपचयित हो गया। तो ये हमारी उपचयन अपचयन हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, ये आपको थोड़े से अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा गया है जो दैनिक जीवन में वो दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात ललिमा युक्त भूरे रंग की परत उन पर चढ़ जाती है। और ये भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसी को हम संक्षारण बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित होती है, इसी को हम संक्षारण बोलते हैं। बस संक्षारण इतना ही है। उसके बाद इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। तो चांदी पे कैसी परत होती है, काली, और तांबे के ऊपर कैसी परत होती है, हरी। ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है विकृत गंधिता। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। उसके बाद जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हटा जाए तो इसका उपचयन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को हटा दिया, उसमें नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस वाली जो गैस होती है उसको बदल देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। समझ में आ गया होगा कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर का एनालिसिस कर लिया। अब आपने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवल रिवीजन के लिए। अब लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट वन लाइनर में।
एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ और पॉइंट है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। तो वियोजन अभिक्रिया आ गई, ये रिकॉल कर रहे हैं पूरे चैप्टर का। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो हमारी ऊष्माक्षेपी हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। और जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम क्या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह को आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आविलेय लवण प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आविलेय लवण प्राप्त होते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग तथा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण और उपचयन कहलाता है। अभी मैंने समझाया आपको, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। उसके बाद आप ये एक कमेंट करना कि अवक्षेपण अभिक्रिया को और क्या बोलते हैं। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। आप देखिए दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बारे में हम लोग बात अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग कह रहे थे मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना। देखिए लगभग 17-18 मिनट के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और इसी तरीके से हम लोग इस 10th वाली बुक के पूरे चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी है तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या रखनी है। आप ये चीज़ें पढ़ते रहें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ते रहें। इससे क्या होगा, आपका ये NCERT तो कवर होगा ही, साथ में जो आप अपने लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाए थे वो भी कवर होती रहेगी। तो आप एक साथ दो स्ट्रेटजी का फॉलो कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने जितना बताया है उतना ही पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो सोचिए टोटल लगभग हमारे पास 40 या 35 चैप्टर होंगे। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 40 दिन में कवर हो जाएगा। तो टेक्नीशियन वालों मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल कवर करेंगे, फिर 9th कवर करेंगे, फिर 8 कवर करेंगे। अब बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग 300-300 रुपये, 400-400 रुपये लेके आपको टारगेट दे रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको टारगेट भी देना, टारगेट का वीडियो आ जाएगा, मैं आपको टारगेट भी दूंगा, साथ में NCERT भी करा रहा हूँ, साथ में आपको गाइडेंस भी दूंगा। तो क्या आप इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? आप खुद बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ और लास्ट तक मैं बताऊँगा। क्या आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं? अगर थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लगी हो और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें बता पा रहा हूँ, तो आज आप लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ से आपको रेलवे के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन, हर एक टिप्स मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।